नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अखलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 जो पुस्तक है उसमें जो पद्य भाग है, पद्य भाग की पहली यूनिट है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद में आज हम चर्चा करेंगे इसमें दो जो है गीत है, एक है देवसेना का गीत, दूसरा है कार्नेलिया का गीत। ठीक है, मैं ये समझ लीजिए संपूर्ण पद्य भाग आपको इसी क्लास में पढ़ाऊंगा, संपूर्ण। ऐसा नहीं कि भाई एक पढ़ा दिया और दूसरा छोड़ दिया, नहीं, संपूर्ण पद्य भाग में आपको इसी कक्षा में पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली बात रचना पर हम प्रकाश डालें तो पहली रचना हमारी है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत। ठीक है, किसका गीत? देवसेना का गीत। प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। जो देवसेना का गीत है वो प्रसाद जी के द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इसको रट लेना आप। किस नाटक से? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जो देवसेना है मालवा के राजा बंधु वर्मा की कौन है? बहन है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण के कारण आर्यावर्त संकट में है। आर्यावर्त काय में है? संकट में, क्योंकि हूणों ने क्या कर दिया? आक्रमण। देवसेना के परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हुई। देवसेना के परिवार के जो सारे लोग हैं वो सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। देवसेना ने अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी। देवसेना जो है वो किसको चाहती थी? स्कंदगुप्त को। परंतु वह मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया को चाहता था। परंतु जो स्कंदगुप्त है मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया को चाहता था। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। अब होता क्या है, जीवन के अंतिम मोड़ पर जो स्कंदगुप्त है वह देवसेना को प्राप्त करना चाहता है, किंतु देवसेना तब मना कर देती है। तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। आजीवन कैसा? कुंवारा रहने का क्या ले लेता है? व्रत। अब मैं आपको इसी पूरी बात को छोटी सी श्रृंखला में समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। छोटी सी श्रृंखला, बस आपको मैं कोई मिटा नहीं रहा हूं, बस मैं तो आपको समझाने के लिए एक छोटी सी एक सारणी बनाऊंगा। उस सारणी के आधार पर आपको इसको माइंड में सेट करना है, माइंड में इसको सेटअप करना है। सुनिएगा कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको एक यहां लिख लेना है देवसेना का गीत। माइंड में सेटअप करना है आपको इसको कि सर ने कैसे समझा। देवसेना का गीत। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, ये वाला, बात समझ पा रहे हैं आप? ये त्रिभुज बना लिया हमने। सबसे पहले इस कोण पर लिखा देवसेना, हमने इस पर लिखा स्कंदगुप्त और हमने इस पर लिखा विजया। अब पूरी पिक्चर समझना आप। देवसेना कौन है? तो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। और देवसेना किससे प्रेम करती है? तो यहां लिख देता हूं, प्रेम किससे करती है? स्कंदगुप्त से करती है। और स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता है? विजया से। प्रेम किससे करता है? विजया से। अब विजया कौन है? तो मालवा के धन कुबेर की पुत्री नगर सेठ। धन कुबेर कहते हैं नगर सेठ। तो मालवा के धन कुबेर की पुत्री, तो विजया कौन है? मालवा के धन कुबेर की क्या है? पुत्री है। तो देवसेना स्कंदगुप्त से करती है और स्कंदगुप्त विजया से करता है। ठीक है, अब होता क्या है, देवसेना कहती है कि मैं तुमसे प्रेम प्रस्ताव करती हूं। क्यों? क्योंकि हूणों ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या। आपको पूरी पिक्चर समझाते। हूणों के द्वारा यहाँ क्या किया गया था? आक्रमण। और आक्रमण करने से ये सब वीरगति को प्राप्त हो गई। बची कौन? देवसेना। देवसेना ने प्रेम प्रस्ताव किससे किया? स्कंदगुप्त से।
और स्कंदगुप्त ने मना कर दिया। और वो किससे करता था? विजया से। तो विजया भी इसे नहीं चाहती थी। बात समझ पा रहे हैं आप? अब क्या हुआ, जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त वापस कहता है किससे? देवसेना से, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर कहता है, पर क्या अब वो एक्सेप्ट करेगी? वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आइए पूरी स्टोरी समझते हैं। तो देवसेना, ये वही बात हो गई कि मैंने तुम्हें चाहा, ध्यान से सुना, कि मैंने तुम्हें चाहा, तुमने चाहा किसी और को, और राम करे तू जिस विजया को चाहे, वो विजया चाहे किसी और को। और वास्तव में होता भी यही है। देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती है और स्कंदगुप्त विजया को चाहता है, पर विजया इनको नहीं चाहती। बात समझ पा रहे हैं? तो देखो, कर्मों का फल तो लौटकर वापस दोबारा आता ही है, चाहे जो जैसा करेगा उसको बनना ही पड़ता है। पूरी स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। तो देवसेना अब क्या करती है? राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। प्रतिज्ञा यदि पूछा जाए देवसेना ने कौन सी प्रतिज्ञा ली, तो राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। ये ध्यान रखना है आपको। और आगे इधर आ जाइए। कार्नेलिया का गीत, ये प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। चंद्रगुप्त नाटक, इसको रट देना आप। चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, मतलब बेटी है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कार्नेलिया एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, और वह भारत की गौरव गरिमा व संस्कृति पर आधारित एक गीत गाती है, जिसमें भारत देश की विशेषताओं का वर्णन है। वो जो गीत गा रही है, उस गीत में भारत देश की जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं भारत देश की है? जैसे जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, भारत देश में अनजान लोगों को भी शरण मिल जाती है। अरुण मधुमय देश हमारा, सूर्य की प्रभातकालीन किरणों से युक्त ये हमारा प्यारा भारत देश। इस प्रकार की जो है वो क्या गाती है? एक गीत गाती है, जिसमें भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक से, फिर समझना, कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है कार्नेलिया का गीत, और देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। याद रखिएगा, यही प्रश्न अगर घूम फिर के आएगा। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है। इसमें कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है, जो सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, और भारत की गौरव गरिमा और संस्कृति का वर्णन करते हुए गीत गाती है, जिसमें भारत देश की संपूर्ण विशेषताओं को उजागर किया गया है। ठीक है सर। अब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का एक मौका दे रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट फटाफट से दूसरे वाले पे आ जाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको जो दूसरा पार्ट है वो समझा देता हूं, है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इसके बाद देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह आपकी दूसरी यूनिट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा हमारे सिलेबस में एक कविता आपको मिलेगी, जिसका नाम है सरोज स्मृति। कविता का नाम क्या है? सरोज स्मृति। यह कविता निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह जो कविता है निराला की दिवंगत पुत्री, देखो निराला ऐसा कवि है जो संघर्षों, तूफानों और कई प्रकार की परिस्थितियों से घिरा हुआ कवि है। कहते हैं कि कोई जिसको रोक ना पाया पोखर वो नदी नाला था, कोई जिसको रोक ना पाया पोखर वो नदी नाला था, आओ उसको याद करें हम जिसका नाम निराला था। तो यह कविता निराला की दिवंगत पुत्री, मरी हुई पुत्री सरोज पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? सरोज पर। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। इस कविता में जो है बेटी की मृत्यु होने पर पिता का विलाप दिखाया गया है। पिता के विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है। कवि को कभी तो शकुंतला की याद आती है। शकुंतला कौन? मेनका व विश्वामित्र की पुत्री। मेनका अप्सरा व विश्वामित्र की पुत्री। तो पिता के विलाप में कवि को कभी तो शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है। कवि को बेटी के रूप रंग में अपनी पत्नी का रूप व रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है।
जिसका जो चित्रण है निराला जी के द्वारा किया गया है। उसका चित्रण किसके द्वारा किया गया है? निराला जी के द्वारा। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष दिखाई देता है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष दिखाई देता है। समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी यहाँ प्रकट हुआ है। कहने का मतलब इस कविता में केवल पुत्री के प्रति जो कवि का भाव है वो यहाँ केंद्रित है। क्यों? क्योंकि उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है और उनकी पुत्री का नाम है सरोज। आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, ये हिंदी साहित्य का शोक गीत भी कहलाता है। शोक गीत, हिंदी साहित्य का शोक गीत। कौन? सरोज स्मृति कविता हिंदी साहित्य के शोक गीत के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं ना कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ भाग्यहीन पिता का तू एकमात्र सहारा थी। कवि इसमें इतना, मैं क्या बताऊं, मैं कवि इतना भाव में बह जाता है कि उसे आभास तक नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है सर, तो मैंने आपको ये दूसरा पार्ट समझाया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है सरोज स्मृति, जो मैंने आपको बता दी कि सरोज पर केंद्रित है। सरोज निराला की पुत्री है जो दिवंगत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, परंतु कवि को उसकी यादें आ रही है और कभी कभी तो उसे उसकी पुत्री के लिए शकुंतला की याद आती है, क्योंकि शकुंतला जिस प्रकार सरोज बिना मां की थी, ध्यान से सुना, सरोज बिना मां की पुत्री थी, उसी प्रकार शकुंतला भी बिना मां की थी। क्यों? क्योंकि शकुंतला की मां भी चली गई थी, मेनका अप्सरा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मेरा काम इतना सा है कि मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। अब परीक्षा के पास वो चीजें संभव नहीं जो आप सोच रहे हैं, केवल रिवीजन करवा रहा हूं और रिवीजन ही डिवीजन है। अब ये तो आप भी जानते हैं इस बात को, मेरे कहने से कुछ नहीं, पर आप भी जानते हैं कि रिवीजन ही डिवीजन है, रिवीजन से ही सब कुछ होगा। ठीक है सर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे मारिए। शानदार, ओके, थैंक यू, जल्दी कीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे। चलो अब देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो हमारी तीसरी यूनिट है। हमारी कौन सी यूनिट है? थर्ड यूनिट। इस थर्ड यूनिट में पहली कविता है यह दीप अकेला। थर्ड यूनिट की पहली कविता का नाम है यह दीप अकेला। यह कविता बावरा अहेरी काव्य संग्रह से संकलित है। ये जो कविता है बावरा अहेरी काव्य संग्रह से संकलित है। बावरा अहेरी काव्य संग्रह से संकलित है। इसको याद रखना आप, बावरा अहेरी। क्या याद रखेंगे? बावरा अहेरी काव्य संग्रह से संकलित है। आगे ऐसे दीपक की बात करते हैं जो सने भरा है, जो सने से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, मदमाता भी है, मदमस्त रहता है, किंतु कैसा है? अकेला है। अहंकार मद हमें अपनों से अलग कर देता है। अहंकार का घमंड, मतलब घमंड जो घमंड होता है हमें अपनों से अलग कर देता है, अपनों से पराया कर देता है। कवि कहता है कि इस दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। कवि सिर्फ इतना सा समझाना चाहता है कि ये जो दीपक है, ये जो व्यक्ति है, इसे समाज में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब उसे समाज में शामिल करने से उस व्यक्ति की महत्वता बढ़ जाएगी। दीप व्यक्ति का प्रतीक है, इसको रट लेना भाई साहब। दीप किसका प्रतीक है? दीप व्यक्ति का प्रतीक है, तथा पंक्ति इसमें समाज का प्रतीक है। दीप तो व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति यहाँ किसका प्रतीक है? समाज का। ये व्यक्ति का है दीप और पंक्ति समाज का। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है। व्यक्ति सब कुछ है, व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी उसका समाज में विलय होना जरूरी है। फिर भी व्यक्ति का समाज में मिलना जरूरी है, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। बात समझ पाए? व्यक्ति स्नेह भरा, गर्व भरा, मदमस्त रहता है, अहंकार के मद में भरपूर रहता है, परंतु जब तक वह व्यक्ति समाज में नहीं मिलेगा उसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपका नहीं बिगाड़ूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा मैं हटते ही, उसके बाद फिर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट समझा दूंगा। ठीक है ना?
जल्दी कीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित दूसरी कविता मैंने देखा एक बूंद, जो हमारे सिलेबस में दी गई। मैंने देखा एक बूंद, यह कविता अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संकलन से संकलित है। इसको रट देना आप, अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संकलन से संकलित है। इस कविता में कवि ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता को व्याख्यायित किया है। कहने का मतलब कवि ने समुद्र से अलग होने वाली एक बूंद की क्षणभंगुरता के बारे में बताया है। यह क्षणभंगुरता बूंद की है। ये जो क्षणभंगुरता जो प्रकट की गई है ये बूंद की है, समुद्र की नहीं है। ये जो क्षणभंगुरता आपको दिखाई दे रही है बूंद की है, ये समुद्र की नहीं है। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। वह जो बूंद है समुद्र से उठती है और पल भर के लिए ढलते हुए सूरज की आग से क्या हो जाती है, रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। कवि को उस बूंद के आधार पर एक दार्शनिक तत्व की प्राप्ति होती है। विराट के सम्मुख मतलब विशाल समुद्र के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। तो भाई साहब यहाँ जो है आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इतना सा भी यदि आप ढंग से समझ लेते हैं, अगर आप चाहें तो क्लास को रिपीट करके भी देख सकते हैं। इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा आपको बेजा बड़क नहीं करनी है। बूंद से मतलब है क्षणभंगुरता से, ठीक है, ये याद रखना। और आप इसको ऐसे बेजे में घुसा के रखना कि जिस प्रकार एक बूंद समुद्र से अलग होती है, क्षणभंगुरता का जो एहसास दिलाती है, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन है। व्यक्ति भी कुछ पल के लिए जो है, समाज और व्यक्ति में यही फर्क है बस। जैसे बूंद है ऐसे व्यक्ति है, और जैसे समुद्र है वैसे समाज है, क्योंकि बिना समुद्र के बूंद का महत्व नहीं है, उसी प्रकार बिना व्यक्ति के समाज का महत्व नहीं है। बात वही है, केवल उसको समझने का एक तरीका होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि परीक्षा से एक दिन पहले आप इसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि इसमें मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूं, आपका फोकट टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, तो आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं इससे आगे। अब देखिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह चौथी यूनिट हमारी है, और इसके बाद हम लास्ट यूनिट पढ़ेंगे। तो चौथी यूनिट में 2 कविताएं हैं, बनारस कविता और दिशा कविता। बनारस कविता में क्या है कि बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। तो बनारस कविता में बनारस शहर की प्राचीनता के साथ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी है। बनारस किसकी नगरी है? शिव की नगरी है। और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। गंगा नदी के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र कौन सा है? बनारस शहर। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा घाटों के किनारे बैठे हुए भिखारियों के कटोरे, जिनमें वसंत उतरता है। कहने का मतलब वसंत ऋतु के समय उन भिखारियों के कटोरे काय से भर जाते हैं? भीख से भर जाते हैं। इसका सुंदर चित्रण आपको बनारस कविता में दिखाई देता है। मैं यहाँ केवल सारांश पढ़ा रहा हूँ, कम समय में ज्यादा। काशी की अति प्राचीनता, काशी की अत्यधिक प्राचीन संस्कृति के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार, प्राचीनता और आधुनिकता का समाहार आपको बनारस कविता में दिखाई देता है। तो बनारस कविता में मौजूद है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। कवि की सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक दृष्टि का परिचायक है। एक और पर नजर डालिए, दिशा कविता। यह कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। जो दिशा कविता है बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। इसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किस दिशा में है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही। बच्चा सीधा सा आंसर देता है कि हिमालय उस दिशा में है जिधर मेरी पतंग भागी जा रही है।
हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, हर व्यक्ति का अपना क्या होता है, यथार्थ होता है, और बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। यही इस कविता का सारांश है। और प्रश्न सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि दिशा कविता किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर। ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने अनुसार सोचते हैं, अपने अनुसार समझते हैं, उन्हें और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो केदारनाथ सिंह द्वारा 2 कविताएं लिखी गई है। पहली कविता बनारस है, जिसमें बनारस शहर की प्राचीनता और बनारसीपन को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दिशा कविता। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कवि एक बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है, तो बच्चा ये बताता है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंगबाजी जा रही है। तो बच्चों का अपना यथार्थ होता है, हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, और बच्चे अपने यथार्थ को अपने ढंग से जीते हैं। ठीक है सर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको लास्ट जो स्टेप है वो और समझा देता हूँ, मतलब लास्ट कविता, लास्ट जो आपकी यूनिट है, सॉरी लास्ट जो आपकी यूनिट है वो और समझा देता हूँ, रघुवीर साई वाली। फिर इसके बाद आप फ्री हैं, जल्दी कीजिए। आपको थोड़ा सा डार्कनेस दिखाई दे रहा होगा, पर क्या करें, थोड़ा सा क्या है कि आप जानते ही हैं मौसम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसलिए सुनिएगा। अंतिम यूनिट है रघुवीर साई, इनकी 2 कविताएं हैं, वसंत आया और तोड़ो कविता। वसंत आया में क्या है, आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है। वसंत आया कविता में क्या हो रहा है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। वसंत ऋतु का जो आना है अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। ये जो कविता है, इस कविता की भाषा में हमारे जीवन की विडंबना छिपी हुई है। कविता में बिंबों व प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस कविता में बिंबों और प्रतीकों का सुंदर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तोड़ो कविता ये उद्बोधन परक कविता है। तोड़ो जो कविता है उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सर्जन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सर्जन की आरंभिक परंतु महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, तो तोड़ो कविता कैसी कविता है, उद्बोधन परक एक कविता है। वसंत आया कविता में आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है। वसंत आया कविता इस पर आधारित है कि मनुष्य धीरे धीरे प्रकृति से जो है रिश्ता तोड़ता जा रहा है और भूलता जा रहा है। अब उसे प्रकृति की ऋतुओं का पता नहीं चलता, सिर्फ कैलेंडर से पता चलता है, अन्य प्रकार से उसे पता नहीं चलता, मतलब उसे अब अनुभव नहीं होता। और तोड़ो कविता उद्बोधन परक कविता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब ये दोनों सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो सुविधाएं मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर मैं जितना आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ इतना सा आप रिवीजन कर लेना, बस यही आपके लिए काफी है। ठीक है, अब ये पूरा पद्य भाग का रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। सेकंड क्लास में लूंगा पूरे गद्य भाग का रिवीजन, और गद्य भाग के बाद में आपको डायरेक्ट समझा दूंगा फिर काव्य शास्त्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं गद्य भाग वाली क्लास में।